आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा को जानने के लिए हमें उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाई जाती है। यह हम दूसरे शब्दों में देख लें कि संज्ञा के बिना भाषा व्याकरण अधूरा है। इसलिए आज हम संज्ञा को जानने के लिए हमें उसके विस्तृत रूप को भी जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई। आइए अब हम उसके थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि संज्ञा हमने बोला किसी भी प्राणी जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, राम, श्याम। फिर मैंने आपको बताया प्राणी, वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम, किताब, कलम, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर मैंने आपको बताया स्थान बरेली, बदायूं, आगरा, ये स्थान हो गए। और जैसा कि भाव मैंने आपको बताया ईर्ष्या, प्रेम, हवा को ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी भी जितनी सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। संज्ञा के उदाहरण मैंने अभी आपको सारे बता दिए। आप संज्ञा को हम आगे जानने के लिए हमें उसके प्रकारों पर भी प्रकाश डालना अति आवश्यक है। तो आइए अब हम उसके प्रकार भी पढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा होती है व्याकरणिक रूप से। व्याकरणिक जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी रूप के आधार पर यहाँ पर हम संज्ञा पढ़ते हैं। तो उसी को दूसरे रूप में हमने कह दिया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, जो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ को हम दूसरे शब्दों में मौलिक, अयौगिक भी कहते हैं। दूसरी होती है यौगिक और तीसरी होती है योग रूढ़। ये जो तीनों प्रकार हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ये संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। अब दूसरा प्रकार जो संज्ञा का है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई संज्ञा नॉर्मल 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। लेकिन इन सभी संज्ञा के प्रकारों को हम अंदर से यानी कि गहनता से अध्ययन करने के लिए हमें इसको पूर्ण रूप से अंदर से जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है, जो मैं आपको आगे समझाती हूँ। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम बात करते हैं रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, या वे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से मिलकर नहीं बनते, वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लें चावल। अगर हम इसके खंड करेंगे तो चा प्लस 1, हमने यहाँ पर इसके खंड कर दिए, लेकिन ये निरर्थक होंगे, इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, अतः ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके ना तो हम खंड कर सके और ना ही जो किसी भी अन्य शब्दों के मेल से बने होते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा हम पढ़ते हैं यौगिक। यौगिक जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, यौगिक का मतलब होता है जोड़ना। योग करना कहते हैं ना हम, आपने पढ़ा होगा गणित में कि योग कर लीजिए, तो योग मतलब जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ इसी शब्द से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यौगिक को जोड़ना नहीं, कि वो शब्द जो 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो ही यौगिक शब्द कहलाते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा विद्यालय यानी कि विद्या। अगर हम इसको अलग करेंगे, विद्या प्लस आलय, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अतः ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो योग और रूढ़ दोनों शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका अर्थ विशेष निकलता है, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे? यहाँ पर हम एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जलज। अगर हम सामान्य अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे तो जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न।
और अगर हम इसी को विशेष अर्थ की दृष्टि से देखें, योग रूढ़ की अर्थ की दृष्टि से देखें, तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा कमल। दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं हिमालय। हिमालय का अगर हम सामान्य अर्थ की दृष्टि से देखें तो हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब स्थान, यानी कि बर्फ का स्थान। हिमालय का अर्थ हुआ सामान्य अर्थ की दृष्टि से बर्फ का स्थान, और इसी को अगर हम विशेष अर्थ की दृष्टि से देखें, यानी कि रूढ़ शब्द की दृष्टि से देखा जाए, तो ये एक हमारे हिमालय पर्वत का नाम भी है, जिसको हम हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। महात्मा गांधी, गंगा, रामायण आदि। महात्मा गांधी और गंगा ये विशेष व्यक्ति और विशेष नदी की तरफ इशारा कर रही है, इसलिए हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती हैं जो किसी भी एक वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि मनुष्य, शिक्षक, लेखक। यहाँ पर मनुष्य से तात्पर्य है मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो सकता है, वो पूरी मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। शिक्षक, शिक्षक कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ऐसे ही लेखक, लेखक भी कोई भी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो एक ही वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का जिससे निर्माण होता है, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि घी, तेल, दूध, चांदी आदि। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जो पूरे समूह का बोध कराती है। जैसे कि पुंज, पुंज से तात्पर्य है तारों का पुंज। झुंड, झुंड कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी भी जानवर का झुंड, किसी भी पक्षियों का झुंड। श्रृंखला, ये हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अंतिम और आखिरी जो है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जो हमारे भाव से निकल कर आती हैं। जैसे बुढ़ापा, चढ़ाई, दरिद्रता। इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ हमारे जो मन के जो भाव है, बुढ़ापा, दरिद्रता, चढ़ाई आदि, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अभी मैंने आपको संज्ञा के दोनों प्रकार के बारे में पढ़ाया। अब मैं आपको आगे संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग के बारे में बताऊंगी, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।